नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की कल की क्लास में हम लोगों ने विदेशी आक्रमण के बारे में जानकारी की थी और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले दो विदेशी आक्रमण हुए थे, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। इसके बारे में कल हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी और आज हमारा है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी ये हमने आपको इतिहास की 15वीं क्लास में बताया था और ये आज 17 नंबर की क्लास है, क्लास 17वीं है ये। तो दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, अगर मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड की बात की जाए तो दोस्तों इतिहासकारों में मतभेद है। कहीं कहीं 321 ईसा पूर्व, कहीं 322 ईसा पूर्व और कहीं 323 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो था वो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य में आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अगर शासनकाल की बात की जाए तो दोस्तों वही कि 323 या 322 या 321 से इनका शासन प्रारंभ हुआ और 298 बीसी तक चला, 298 ईसा पूर्व तक चला। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और यह 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और दोस्तों, यह 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, अगर चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश की राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र थी। और दोस्तों, जब हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि हर्यक वंश के शासक और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये चीज़ हमने आपको हर्यक वंश जब पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और यह 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर उसकी हत्या करके 25 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था यह। उसके बाद दोस्तों, यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। और अगर हम दोस्तों बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह एक मौर्य कबीले में, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य कबीले में जन्मा, इसीलिए वह मौर्य कहलाया। ये बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य कबीले में जन्मे थे, इसीलिए वो मौर्य कहलाए। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथों में यह भी लिखा है कि इनकी माता का नाम मोरा था, इसलिए ये मौर्य कहलाए। लेकिन भाषा विज्ञानी जो हैं वो इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है कि मोरा से मौर्य नहीं हो सकता है। बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों हमने जो आपको बताया कि मौर्य कबीले में जन्मा इसलिए मौर्य, या इनकी माता का नाम मोरा था इसलिए मौर्य कहलाए, लेकिन भाषा विज्ञानी इसे सच नहीं मानते। उसके बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में एक झील का निर्माण कराया। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये झील, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, और इसके पूछने के चांस बनने का रीज़न है कि इसका कभी जीर्णोद्धार पूछ दिया जाता है, तो इसका कभी निर्माण कब हुआ ये पूछ दिया जाता है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिली ये पूछा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में एक झील का निर्माण कराया जिसे सुदर्शन झील कहा जाता था। दोस्तों, झील का क्या नाम था? सुदर्शन झील। और इसका निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन आ जाता है किस काल में हुआ? तो दोस्तों मौर्य काल में हुआ। और ये स्थित कहाँ है? तो गुजरात के गिरनार पर्वत पर ये सुदर्शन झील जो है वो स्थित है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया।
उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम जीर्णोद्धार शक राजा रुद्रदामन ने करवाया। और दोस्तों जो सुदर्शन झील है इसके जीर्णोद्धार सर्वप्रथम शक राजा रुद्रदामन ने करवाया। और इसकी जानकारी हमें संस्कृत भाषा के सबसे बड़े अभिलेख, दोस्तों इसकी जानकारी हमें जीर्णोद्धार जो सुदर्शन झील का सर्वप्रथम जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया, और इसकी जानकारी हमें संस्कृत भाषा के सबसे बड़े अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। दोस्तों ये जूनागढ़ अभिलेख जो है इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। और इसी से हमें ये जानकारी मिली है कि इसका जो जीर्णोद्धार था सर्वप्रथम वो रुद्रदामन ने कराया। दोस्तों ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। उसका रीजन दोस्तों इस अभिलेख की स्थापना रुद्रदामन ने कराई, और रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का प्रेमी था। तो अगर बात करें दोस्तों सुदर्शन झील की सर्वप्रथम जीर्णोद्धार की तो किसने कराया? रुद्रदामन ने। जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना किसने कराई? रुद्रदामन ने। ये अभिलेख संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। अगर इसका दूसरा नाम दोस्तों गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है ये। और सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की जानकारी हमें इसी अभिलेख से प्राप्त हुई है। दोस्तों इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लेना कि जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख की स्थापना तो रुद्रदामन ने कराई, लेकिन अभी अगला ही अपना क्वेश्चन है कि दूसरी बार इसकी मरम्मत किसने कराई और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों सुदर्शन झील की दूसरी मरम्मत गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने कराई, और इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों वो जूनागढ़ अभिलेख जो था वो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख था, वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख था। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है इसकी स्थापना स्कंदगुप्त ने ही कराई है, और इसे भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। दोस्तों इसे भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है, और इसकी जानकारी हमें भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है कि सुदर्शन झील की मरम्मत दूसरी बार गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने कराई। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के क्षत्रपी, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के क्षत्रपी सेल्यूकस निकेटर को झेलम अथवा हाइडेस्पसिस के युद्ध में 305 ईसा पूर्व में हराया था। दोस्तों कल की क्लास में जब हम लोग सिकंदर के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। तो इसी ने दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने ही झेलम या हाइडेस्पसिस के युद्ध में 305 ईसा पूर्व में जिसे चंद्रगुप्त ने हराया, और संधि उसके बाद इनके दोनों के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक संधि हो गई। दोस्तों संधि हो गई। इस संधि के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो युद्ध हुआ झेलम या हाइडेस्पसिस का युद्ध, ये 305 ईसा पूर्व में हुआ, 305 ईसा पूर्व में हुआ। और इस युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। दोस्तों ये 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने कौन से चंद्रगुप्त मौर्य को दिए? एक था एरिया, दूसरा जेड्रोसिया, तीसरा अराकेसिया और चौथा पैरोपनिसडाई। दोस्तों एरिया जो हेरात और अराकेसिया कंधार और पैरोपनिसडाई काबुल और जेड्रोसिया बलूचिस्तान। दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अराकेसिया और पैरोपनिसडाई यानी काबुल और कंधार की स्थापना सिकंदर ने की थी। ये कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिए। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान में दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के पुत्र का नाम जस्टिन था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का पुत्र का नाम क्या था? जस्टिन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परीक्षा की दृष्टि से। तो आगे देखते हैं दोस्तों। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। दोस्तों प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। उसने हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण भारत तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों ये इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया जितना बड़ा अंग्रेजों ने भी स्थापित नहीं किया था। और ये प्लूटार्क के अनुसार कि 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया, हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण तक विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य
जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर बात करें परीक्षाओं की तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, और अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। और अगर बात करें यूपी ट्रिपल एस CPET तो पिछली बार भी ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगस्थनीज को भेजा, जो यहाँ 6 वर्षों तक रहा और इंडिका की रचना की। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मेगस्थनीज किसके राज दरबार में आया, और मेगस्थनीज को किसने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था, और ये यहाँ 6 वर्षों तक रहा, और यहीं पर रहकर इसने इंडिका की रचना की। दोस्तों अगर इंडिका की बात करें तो यहाँ इसमें भारत के विषय में जानकारी दी गई है, भारत से संबंधित विषय के बारे में जानकारी दी गई है, और इसमें मेगस्थनीज ने भारत में कैसा शासन था और कैसा क्या रहा उसके बारे में लिखा है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। मेगस्थनीज ने इंडिका में भारत में 7 जातियों के बारे में उल्लेख किया है। दोस्तों मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, इसमें मेगस्थनीज ने भारत में 7 जातियों के बारे में उल्लेख किया है। इन 7 जाति ये कौन कौन सी दोस्तों 7 जातियाँ थी, तो दक्रप कायोनिम। दोस्तों ये 7 जातियाँ थी दक्रप कायोनिम। दा से होता है दोस्तों दार्शनिक, उसके बाद का से कृषक, उसके बाद पुरोहित और कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो दोस्तों ये इन 7 जातियों का उल्लेख किया है इंडिका में। इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों कि कौन सी ये जातियाँ पाई जाती थी। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद कर लेना कि दार्शनिक, कृषक, पुरोहित, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। उसके बाद दोस्तों घनानंद को हराने में चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है दोस्तों, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त की मदद की। और दोस्तों जब इसी घनानंद को हराने में चाणक्य ने कौटिल्य या विष्णुगुप्त की मदद की। सॉरी दोस्तों, घनानंद को हराने में चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिसने चंद्रगुप्त की मदद की, और ये बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। दोस्तों इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन में आ जाता है कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, और यह दोस्तों राजनीति पर आधारित है। यह पुस्तक जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति पर आधारित है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रथम जैन महासंगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। दोस्तों जब हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा था तब उसमें ये हमने पढ़ा था कि जैन संगीत 2 हुई थी, जिसके जो प्रथम बौद्ध जैन संगीत थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दोस्तों प्रथम जैन संगीत जो 300 ईसा पूर्व हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और दोस्तों इसी जैन संगीत में, प्रथम जैन संगीत में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ये चीज़ हमने बताई थी आपको, और ये मगध में ही रहे। और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य जो नग्न अवस्था में रहते थे, ये श्रवण बेलगोला चले गए। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 298 ईसा पूर्व में संलेखन या संथारा पूछा जाता है कि संलेखन, तो उपवास इसे कहते हैं। 298 ईसा पूर्व में उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे का चैप्टर लेकर, बिंदुसार और अशोक के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।